हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए मिलते हैं सीटेट के न्यू टॉपिक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे क्वेश्चन सेम हो आए या ना आए, लेकिन दोस्तों इस टॉपिक से तो आना ही आना है। और आप लोग का एग्जाम अब केवल एक हफ्ता रह गया है, तो आप लोग कंटेंट के पीछे अब मत भागिए। अब जितना हो सकेगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, तब आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है, तो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वो विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषा अर्जन और कौन सी भाषा अधिगम करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो आइए दोस्तों, पहले आप लोग को बता दें भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होती है, तब आप लोग जानिएगा इस क्वेश्चन का मतलब। और जब देखिएगा, अगर भाषा अधिगम और अर्जन को जान लेते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए कैसे चुटकी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा अर्जन और अधिगम। अर्जन वो भाषा होती है जो हम लोग घर पे सीख लेते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है, जिसको सीखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल कठिनाई नहीं होती है। हम लोग बहुत ही आसानी से भाषा को अर्जन कर लेते हैं अपने परिवार के द्वारा, अपने परिवार का अनुकरण करके, उनको सीख के हम लोग भाषा को अर्जन कर लेते हैं। तो मतलब कि जो भाषा हम लोग अपने परिवार, अपने फैमिली में, अपने यार दोस्तों से सीखते हैं, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। और जो हम लोग स्कूल जाके सीखते हैं उसे भाषा अधिगम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए उस रहने वाली एक शिक्षार्थी को मातृभाषा और हिंदी अगर आती है तो वो भाषा अर्जन की है। और जब वो स्कूल जाती है और वो भाषा अंग्रेजी सीखती है तो भाषा अधिगम कर रही है, तब सीख रही है। यानी भाषा अर्जन जो हम घर पे रह के सीख लेते हैं उसे भाषा अर्जन कहते हैं। जो हम लोग बाहर जाके स्कूल के माध्यम से, टीचर के माध्यम से सीखते हैं, उसे भाषा अधिगम कहते हैं। भाषा अधिगम करना थोड़ा कठिन होता है, इसे जटिल भाषा कहते हैं। भाषा अधिगम को जटिल भाषा कहते हैं और भाषा अर्जन को सरल भाषा कहते हैं। इसे इजी लैंग्वेज में सीख लेते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम अपने परिवार में रह के जो भाषा ग्रहण करते हैं उसमें क्या दिक्कत होती है, अपने परिवार वालों का अनुकरण करके सीख लेते हैं। लेकिन अधिगम के माध्यम से हमें स्कूल पे जाके ये जटिल भाषा कहलाती है और ये सरल भाषा। आई होप आप लोग को भाषा अधिगम और अर्जन में डिफरेंट पता चल गया होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो दिया है, झारखंड के गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है, जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वो विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषा अर्जन और कौन सी भाषा अधिगम करती है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। वो अर्जन कर रही है, मातृभाषा और हिंदी भाषा को घर पे रह के सीखी, यानी वो अर्जन की है। ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा अधिगम भाषा के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। वो अंग्रेजी स्कूल पे जाके सीख रही है, यानी वो भाषा को अधिगम कर रही है, तो यानी ये अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। फिर है अगला, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। नहीं, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आती, वो अर्जन के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो घर पे सीखी है उसको। वो घर पे पहले से, स्कूल जाने से पहले उसको हिंदी आता है, यानी वो भाषा अर्जन की है। तीनों भाषाएं अर्जन के अंतर्गत आती है, नहीं, ये भी गलत है, यानी ये भी गलत है, यानी पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही है। आई होप आप लोग को भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर पता चला होगा। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सेम उठ के एग्जाम में आ जाए, लेकिन हाँ, भाषा अधिगम और अर्जन से एक नंबर का तो आना ही आना है। टॉपिक आप लोग के सीटेट के एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचार भाषाविद नॉन चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन चॉम्स्की, देखिए ये चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आते हैं नॉन चॉम्स्की, और लैंग्वेज में भी आते हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें नॉन चॉम्स्की एक नंबर के आना ही आना है। तो नॉन चॉम्स्की के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है। ऑप्शन पहला है, मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नॉन चॉम्स्की ने बताया है मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। हाँ बिल्कुल सही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले आँख को उसके कू कू करके बोलता है, रोता है, हंसता है, ये क्या करता है, वो भाषा जन्मजात अर्जित करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन का हो गया तब वो हंस रहा है, नहीं।
जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर कू कू करके बोलता है, फिर ही खिस खिस करके, फिर ऐसे ऐसे उसके वर्डों का विकास होता है, फिर एक अक्षर दो अक्षर, फिर एक वर्ड दो वर्ड, फिर एक पूरा सेंटेंस बोलता है। ऐसे ऐसे यानी बच्चे में जन्मजात भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है, ये नॉन चॉम्स्की जी ने कहा है। फिर दूसरा देख लेते हैं, बच्चे अनुकरण और पुनर्वर्ण के माध्यम से सीखते हैं, ये स्किनर साहब ने कहा है। तो आप लोग दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। भाषा जन्मजात अर्जित करने की क्षमता होती है, ये नॉन चॉम्स्की ने कहा है। बच्चे अनुकरण और पुनर्वर्ण के माध्यम से सीखते हैं, ये BF स्किनर साहब ने बताया। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BF स्किनर साहब आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, इस नहीं को तो ध्यान दीजिएगा। नहीं आप लोग के एग्जाम में बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं करके ही पूछता है, और क्वेश्चन का लेवल बड़ा बड़ा होता है। क्वेश्चन तो इजी होते हैं, केवल समझने पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होगा, उसमें टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार मत पढ़िएगा, एक कोशिश करिएगा कि 1 से 2 बार पढ़ने में ही हमको अच्छे से क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ जाए। तो देखिए दिया है, निम्न में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है, मतलब नहीं है। तो आइए देखते हैं, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, प्रत्येक भाषा प्राथमिक रूप में मौखिक होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहला ही गलत है, और इसमें नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं, यानी तीसरे का पहला सही होगा। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, जी नहीं, प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती है। जैसे देखिए, कुछ भाषा की लिपि होती है, जैसे हमारी हिंदी संस्कृत की भाषा देवनागरी लिपि है, इंग्लिश भाषा की लिपि रोमन लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो जैसे कि सारे भाषाओं की लिपि नहीं होती है, कुछ भाषाएं की लिपि होती है, कुछ भाषाएं वैसे ही लिखी जाती हैं। तो यानी पहला गलत है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, तो पहला गलत है, यानी गलत का भाई गलत, यानी नहीं का नहीं, तो तीसरे का पहला सही होगा। इसमें देखिए, प्रत्येक भाषा की लिपि होना आवश्यक नहीं है, सही है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, बिल्कुल सही है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है, बिल्कुल सही है। पहले हम किसी भी जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो लिखना ही नहीं शुरू कर देता, पहले बोलना शुरू करता है। वो आ कू 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 कुछ करके बोलना शुरू करता है, यानी प्राथमिक भाषा मौखिक होती है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, सॉरी दोस्तों, ये चौथा होना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है, तो हमको पॉइंट से क्या लेना, हमको क्वेश्चन से मतलब है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने व समझने में कठिनाई हो रही है, ये देश का लक्षण हो सकता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये 1 नंबर से आना, अधिगम अक्षमता, अधिगम विकार में से 1 नंबर इसमें से आएगा ही आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए। उसको पढ़ने और समझने में, मतलब एक टीचर देखते हैं कि एक बच्चे को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, मतलब उसको पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ये अधिगम अक्षमता का मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है आप लोग, तो पूरा डिटेल में वो वीडियो अधिगम अक्षमता पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके एक बार उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, उसको पढ़ने समझने में, तो ये ऑप्शन देखते हैं, गणना से क्षमता, मतलब गणना में क्षमता, मतलब दोस्तों डिसकैलकुलिया, गणना मतलब गणितीय संबंधी, डिसकैलकुलिया। देखिए, कैलकुलिया, किसी भी चीज़ को, गणित से संबंधित किसी भी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, उसको 1 2 3 4 या फिर 9 10 11 12, मतलब हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। किसी को गणित में जोड़ना घटाना गुणा भाग सब हम कैलकुलेटर द्वारा करते हैं, यानी डिसकैलकुलिया। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट के द्वारा करना, यानी गणना से संबंधित एक गणितीय विकार होता है। फिर अगला है, लिखने से अक्षमता, डिसग्राफिया। हम ग्राफ पे क्या करते हैं, लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, फूल पत्ती बनाते हैं, यानी ग्राफ पे हम कुछ करते हैं लिखने से संबंधित, तो लिखने से संबंधित विकार होता है, डिसग्राफिया। आप लोग एक तरह से ट्रिक समझिएगा, जैसे कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी वो डिसकैलकुलिया, यानी 1 2 3 4 उस पर 1 2 3 4 5 जोड़ते हैं, यानी ये हो जाएगा गणितीय अक्षमता। और ग्राफ पे हम कुछ लिखते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं, तो ये हो गया लिखने से संबंधित विकार। डिस्लेक्सिया मोटर संबंधित विकार होते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको करने में फेल हो जाते हैं। फिर डिसलेक्सिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए देखिए, पढ़ने से समझने में विकार, पढ़ने व क्षमता में डिसलेक्सिया। किसी भी चीज़ को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमको पढ़ने से संबंधित विकार है, यानी डिसलेक्सिया से हम पीड़ित हैं। तो 6वें का आंसर सही होगा चौथा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7वां।
भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश के साथ बढ़ावा मिलता है। मतलब भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के साथ बढ़ावा मिलता है। मतलब किसी भी कार्य को कर रहा है, अगर कोई 4 बच्चे मिलकर किसी भी चीज़ कार्य को कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर उसको किसी ड्राइंग बना रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं 4 बच्चे एक साथ मिल के, तो जब एक साथ मिल के कर रहे हैं तो चुपचाप तो करेंगे नहीं, वो एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से पूछ-पाछ के, एक दूसरे से हेल्प लेके वो चीज़ को करेंगे। मतलब क्रियात्मक पहलू को उसको देखेंगे और भाषा अधिगम के डैश के साथ बढ़ावा मिलता है। मतलब वो एक दूसरे से बातचीत करके किसी कार्य को कर रहे हैं तो इसमें क्या बढ़ावा मिल रहा है? संप्रेषणात्मक उपागम मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि वो संप्रेषण करना एक दूसरे से बोलकर बातचीत के माध्यम से होकर के सीख रहे हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ को संप्रेरणात्मक, मतलब वो चीज़ को बातचीत एक दूसरे में कम्युनिकेट करके सीख रहे हैं। यानी क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश डैश के जगह पे संप्रेरणात्मक उपागम के साथ बढ़ावा मिल रहा है। यानी ये 7वां का पहला सही होगा। फिर 8वां क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, फिर आ गया नहीं है। ये नहीं बहुत खतरनाक है। सीटेट के एग्जाम में नहीं करके ही 75% क्वेश्चन पूछता है और आजकल तो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। तो हम आप लोगों के लिए वो भी लेके आएंगे असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा समझना होता है। अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ लिए तो बिल्कुल चुटकियों में यूँ क्वेश्चन उड़ा ले जाएंगे और अच्छा नंबर से आप सीटेट पास करेंगे। तो देखते हैं भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब नहीं है तो भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, बिल्कुल यही गलत है। यानी गलत का भाई गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित नहीं किए। देखिए, कभी हम बोलते हैं, कभी सुनते हैं, कभी लिखते हैं तो कभी पढ़ते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले हमको लिखना है फिर पढ़ना, नहीं, पहले हम पढ़ लेंगे तब भी लिख सकते हैं, हम लिख लेंगे तो भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको लिखना है तो पढ़ना है, तो यानी एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, यानी ये गलत है। यानी गलत का भाई गलत, यानी 8वें का पहला ही सही हो जाएगा। देखिए, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, बिल्कुल सही है। भाषा क्रम में हम कभी बोल के कर लेंगे भाषा अर्जित, कभी लिख के कर लेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, भाषा कौशल 4 होते हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, और इसके अलावा एक और होता है चिंतन। 5 कौशल होते हैं, लेकिन अगर पूछता है भाषा कौशल कितने होते हैं तो आप लोग 4 ऑप्शन के साथ जाइएगा। 4 ही होते हैं, क्योंकि बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। इसमें भी देखिए, अब पूछता है अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं और ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं। तो अभिव्यक्त हम कैसे, आप लोग को मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो कैसे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, अपनी बातों को कैसे आप लोग को पहुँचाएं, बोलकर और लिखकर। यानी ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। और जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, आप लोग कैसे हमारी बातों को, मान लीजिए हमारी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो कैसे ग्रहण कर रहे हैं, सुनकर और समझकर। मतलब एक मिनट, सुनकर और पढ़कर इसको ग्रहण कर रहे हैं, और हम आप लोग को अभिव्यक्त कर रहे हैं लिखकर और बोलकर। तो ये पूछ लेता है कि इसमें कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल है, कौन सा ग्रहणात्मक। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और मेरे चैनल पे ये कौशल संबंधी वीडियो कुछ पड़े हुए हैं, आप लोग जाके इसको देख लीजिएगा, तो वहाँ से आप लोग का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है, तो इससे आप लोग दिक्कत मत पाइएगा। है चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? देखिए, यहाँ भी नहीं आ गया। ये नहीं आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि ये सीटेट के एग्जाम में नहीं करके ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग्य होते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक दूसरे की भाषा, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो आखिर वो सुनना हमारा मदद कर रहा है ना। अगर हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लिखना हमारा मदद कर रहा है ना पढ़ने में। तो इसका मतलब एक दूसरे से अंतरण योग्य है, बिल्कुल सही है। यदि अवसर तथा यथायोग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। हम आप लोगों को निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड बताए हुए हैं, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड आप लोग को सीटेट के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। बच्चों को अवसर देना है, उनको प्रोत्साहित करना, उनको हतोत्साहित नहीं करना है। जहाँ पे बच्चों से संबंधित हतोत्साहित करना, उनको दंड देना, सजा देना, आ जाए क्वेश्चन देखते ही गलत कर दीजिएगा, बिल्कुल आंसर सही जाएगा आप लोग को।
और जहाँ पे अवसर देना, उनको प्रोत्साहित करना, उनकी गलतियों से सिखाना, ये बच्चों के लिए पॉजिटिव वे में है तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए यदि अवसर तथा यथा योग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। सही बात है। अगर आप लोग को सीटेट के एग्जाम में मान लीजिए जहाँ 2.5 घंटे का जहाँ पे जितना समय होता है सीटेट के एग्जाम में वहाँ से 10 मिनट और बढ़ा दिया जाए तो आप लोग और खुश हो जाएंगे और क्वेश्चन को और अच्छे से कर जाएंगे। फिर है देखिए मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। देखिए हस्तक्षेप आ गया ना, ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसका मतलब ये क्वेश्चन यही गलत है और निगेटिव का नहीं का भाई नहीं, यानी चौथे का तीसरा सही होगा। तो हस्तक्षेप नहीं करना है बच्चे को, बच्चे को बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना, बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना है, उनको हतोत्साहित नहीं करना है। फिर मातृभाषा विदेशी भाषा सीखने में सहायता तो बिल्कुल करती है। हम मातृभाषा जो हम घर से सीख कर स्कूल पे जाते हैं वही ना हमें दूसरी लैंग्वेज को सीखने में मदद करती है। तो मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। फिर अगला व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। देखिए दोस्तों नहीं इसमें पूछा है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा द्वारा प्रवाह करने के योग्य। दोस्तों तीसरा नहीं है, तीसरा गलत है। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, संप्रेषण बोलना नहीं होता है। देखिए व्याकरण अनुवाद विधि में इसको व्याकरण अनुवाद विधि को शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि भी कहते हैं। इसमें बोलना नहीं होता है, इसमें लिखना होता है, पढ़ना होता है। इसको पूछता है कि व्याकरण विधि को और क्या कहते हैं, तो शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि भी कहते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि भी व्याकरण विधि को कहते हैं। इसमें देखिए पढ़ना और लिखना होता है कि इसमें बोलना नहीं होता है। तो इसमें देखिए संप्रेषण दिया है, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक संप्रेषण करेंगे कैसे। तो इसका मतलब ये संप्रेषण दिया है तो यही गलत है और नहीं पूछा है तो यानी निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जैसे ही वीडियो पड़े आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो को देख पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।